हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे आज हमारी क्लास नंबर 2 है सफलता सीरीज की। तो मेरे प्यारे भाई बहन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का एक वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे भाई बहन अगर आपको केमिस्ट्री में बढ़िया नंबर लाना है तो आपको ऐसे मॉडल पेपर जरूर करने चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहन आगे बढ़ने से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की थी। केमिस्ट्री के अंदर 95 मार्क्स स्कोर किया था। बिल्कुल वही तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल उसी तरीके से आपके साथ मैं आज पेपर डिस्कस करने वाला हूं। आज की क्लास के अंदर आपको पूरा पेपर पैटर्न जानने को मिलेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने टफ क्वेश्चन आते हैं और कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आज की क्लास में आपको मैं बताऊंगा। तो आइए मैं क्लास को शुरू कर देता हूं और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा जो होगा वो हमें एमसीक्यू होगा, हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 4 आपको उसके ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर का क्या बोल रहा है कि 180 ग्राम जल है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और 1 मिनट भी आपका टाइम मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन की 180 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन मोल पे आता है। मोल पे क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि केमिस्ट्री का आधार ही मोल है। तो मोल पूछ सकता है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या। अब मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन को आप देखते हो तो क्या आप टिक लगाओगे। टिक लगाने से पहले आपको मैं बता दूं कि तुक्का नहीं मारना है, आपको लॉजिक से काम करना है। कैसे, आपको जल का मोल निकालने, जल के मोल निकालने, जल का भार आपको दिया गया है 180 ग्राम, लेकिन जल का भार अणु भार कितना होता है। जल का अणु भार होता है मेरे प्यारे भाई बहन 18 होता है, 18 होता है। जल का अणु भार आपके पास 18 होता है, कितना होता है 18। कैसे पता भैया, जल का अणु भार 18 होता है कैसे पता, मैं आपको अणु सूत्र बता देता हूं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता हूं। H2O, H2O का मतलब क्या होता है, H2O का मतलब होता है पानी यानी कि जल। तो H2O का मतलब होता है जल। H2 का मतलब हो गया यहां पर H का एक अणु भार होता है, तो यहां पर 2 हो गए H के, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है लेकिन परमाणु भार 16 होता है, तो यहां पर मैं कर दूंगा 16 और टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 18। तो 2 + 16 = 18। तो अणु भार हमारे पास जल का जो होगा, जल का अणु भार जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। अब 180/18 जब हम काटेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 10, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 10, तो 10 मोल इसका उत्तर है। अब इस जगह जल ना देकर कुछ और भी दे दे, जल ना देकर कुछ और भी दे दे, तब भी आप अपने आंसर को इस ही तरीके से लगा पाएंगे, इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। आपको 10 मोल किसमें दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही आपको दे रखे हैं 10 मोल। अब मैं चलता हूं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। खा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि खाद्य पदार्थों में आपने देखा होगा आपके पास जो फूड मटेरियल्स होते हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाने वाले सामान जिनके अंदर भरे हुए होते हैं। आपने चिप्स का पैकेट देखा हुआ होगा, चिप्स के पैकेट के अंदर कितनी गैस भरी हुई होती है। जब आप उसको खोलते हो तब आपको पता लगता है कि इसके अंदर पूरी गैस ही भरी हुई है। अब कौन सी गैस भरी होती है, क्वेश्चन आपके पास आ गया है। क्लास 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये कि खाद्य पदार्थों में जो आपके पास चिप्स होते हैं, जो आपके पास पैकेट्स होते हैं, उनमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, कौन सी गैस उसके अंदर भरी जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी गैस का यूज करते हैं। तो आप याद रखना, मैं आपको बता दूं, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे इस चीज को। जो हमारे पास खाद्य पदार्थ होते हैं, चिप्स हो गया या हमारे पास कोई भी पैकेट्स हो गए, उनके अंदर हम ऐसी गैस को डालते हैं जो बिल्कुल निष्क्रिय होती है, जो बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती। कौन सी गैस होगी भैया, वो गैस हमारे पास ना तो हाइड्रोजन होती है क्योंकि हाइड्रोजन भी क्रियाशील है, ऑक्सीजन भी हमारे पास क्रियाशील है, सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर था, सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारे पास क्रियाशील होती है। आंसर आपके पास हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। जो हमारे पास नाइट्रोजन गैस होती है वो सबसे कम क्रियाशील होती है, इसलिए खाद्य पदार्थों में, पैकेट्स में, जो हमारे पास चिप्स का पैकेट होगा उसके अंदर जो गैस भरी हुई होती है वो हमारे पास नाइट्रोजन गैस होती है। आप समझ चुके हैं। मैं अगले क्वेश्चंस पर ले चलता हूं। हमारा मॉडल पेपर आज की क्लास के अंदर बहुत धुआंधार बेहतरीन मॉडल पेपर है। तो हमारा ग नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है,
मेरे प्यारे भाई बहन, गा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? Fe का मतलब होता है फेरस। फेरस हमारे पास किस ब्लॉक का तत्व है? हमारे पास ब्लॉक जो होते हैं वो चार तरीके के ब्लॉक्स होते हैं। एस ब्लॉक है या डी ब्लॉक है या पी ब्लॉक है या हमारे पास एफ ब्लॉक है। तो फेरस का मतलब क्या है हमारे पास? फेरस का मतलब क्या होता है? लोहा। लोहा मतलब आयरन। तो फेरस का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो जिस ब्लॉक के अंदर जाएगा, फेरस उसी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। मतलब कोई तत्व है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस के अंदर जाता है तो एस ब्लॉक का तत्व है। कोई तत्व है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो वो हमारे पास पी ब्लॉक का तत्व है। अगर कोई एक ऐसा तत्व है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो वो डी ब्लॉक का तत्व है। अब फेरस का हम सबसे पहले करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो जिस ब्लॉक के अंदर जाएगा वही हमारा इसका ब्लॉक कहलाएगा। तो फेरस का मतलब होता है लोहा, और लोहे में हमारे पास इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 26 होता है, 26 होता है। तो अब क्या करेंगे हम? इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? फेरस बराबर हम क्या करेंगे? आर्गन। सबसे पहले आर्गन का मतलब होता है 18। आर्गन का मतलब होता है 18। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एस के अंदर। आर्गन का मतलब होता है 18। आर्गन 4s2 हमारे पास हो जाएगा 3d6। तो ऐसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। आर्गन 4s2 3d6। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा रहा है? मेरे प्यारे भाई बहन, आप ध्यान से देख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका डी में जा रहा है, 3d6 हो रहा है। तो डी में इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ है मेरे प्यारे भाई बहन कि फेरस जो है वो हमारे पास डी ब्लॉक का तत्व होता है। अगर यहां पर फेरस ना देकर कुछ भी और दे दे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आप उसके ब्लॉक को निर्धारित कर पाएंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन, हमारा घ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? हमारे पास जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? मेरे प्यारे भाई बहन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में लगातार रिपीट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। मैंने क्लास की शुरुआत में ही बोला कि वायरल मॉडल पेपर है। वायरल का मतलब सच में ये वायरल मॉडल पेपर्स होते हैं जो बार बार क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चन को इस मॉडल पेपर में मैंने इंक्लूड किया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यह बहुत डिमांडिंग और वायरल पेपर है। क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना है? भैया 0.0 वोल्ट। कितना है? 0.0 वोल्ट। ऑप्शन कहां है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। बोले तो 0.0 वोल्ट जो होता है वो हमारे पास मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? यौगिक जो हमारे पास डाइसैकेराइड्स नहीं होते। मतलब क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आप गलती भी कर सकते हो, और स्टार मार्क क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो डाइसैकेराइड्स नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास दो मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बनते हैं वो डाइसैकेराइड्स कहलाते हैं। डाइसैकेराइड्स जैसे कि हमारे पास सुक्रोज हो गया। सुक्रोज में क्या होता है? इसमें 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं। दूसरा हमारे पास माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब हमारे पास डाइसैकेराइड्स है। हमारे पास डाइसैकेराइड्स कौन नहीं है? तो कीटोन हमारे पास डाइसैकेराइड्स नहीं होता है। एल्डिहाइड हमारे पास क्या है? डाइसैकेराइड्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन के कितने आंसर्स होंगे? इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन होंगे। बी वाला भी हमारे पास डाइसैकेराइड नहीं है, हमारे पास सी वाला भी डाइसैकेराइड नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कैनी-जारो अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है? मेरे प्यारे भाई बहन, कैनी-जारो अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछी गई है कि कैनी-जारो अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है। तो आप याद रखना, मैथिल एल्कोहल बनता है। ऑप्शन में देख लो कहां पर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मैथिल एल्कोहल। इसका सूत्र भी अगर आ जाए तो आप याद रखना CH3OH। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला हमारे पास होता है मैथिल एल्कोहल का। तो हमारे पास 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। मैंने 6 के 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिए।
अब मैं आपको बताने वाला हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं आते, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्वेश्चन में सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से करने हैं उनको मैं आपको बता दूं, बेहतरीन क्वेश्चन बताऊंगा, वही क्वेश्चन डाले हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, और आपको एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। अगर सच में चाहते हो 90% लाना तो एक एक क्वेश्चन को नोट करना आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं डिस्कस करता हूं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि मोलरता और मोललता को उदाहरण सहित बताइए। मोलरता क्या होती है मेरे प्यारे भाई बहन, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और मॉडल पेपर में पूरा 2 नंबर देने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नैनसर्ट समीकरण को स्पष्ट कीजिए। नैनसर्ट समीकरण होता क्या है, इसका इक्वेशन भी आपको लिखना पड़ेगा, नैनसर्ट समीकरण की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ग नंबर क्वेश्चन, प्रतिपरासरण क्या होता है। मेरे प्यारे भाई बहन जो हमारे पास प्रतिपरासरण है, प्रतिपरासरण को मैं बोलूंगा रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। आपने देखा होगा कि शहरों में आरओ लगे हुए होते हैं, आरओ आप जानते होंगे जहां पर पानी को फिल्टर किया जाता है, उनको मैं बोलता हूं आरओ। आरओ की परिभाषा एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछी गई है, जिसको वो आरओ ना बोलकर वहां पर क्या बोल देता है, प्रतिपरासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा, अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त करना हमारे पास प्रतिपरासरण कहलाता है, और इसका एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, उदाहरण सहित स्पष्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ग्लूकोज को ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। यही रिएक्शन मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना, अगर 90+ लाना है तो जो मैं क्वेश्चंस करा दूं, ये जो क्वेश्चन मैं बता दूं कॉपी पर नोट कर लेना। विद इन मैं आपको 15 डेज इनका सॉल्यूशन लाने वाला हूं, 15 दिन के अंदर मैं आपकी सफलता सीरीज के बाद एक नई सीरीज आएगी, उसके अंदर मैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। इस क्वेश्चन को भी देख लो, ग्लूकोज का ब्रोमीन जल के साथ क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जिनको करना आपको भी पड़ेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, उपसह संयोजी यौगिक जो होते हैं हमारे पास, जो उपसह संयोजी यौगिक हैं और जो हमारे पास द्विक लवण हैं, बोले तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और हमारे पास डबल सॉल्ट्स, दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बोले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें अर्ध आयुकाल के सूत्र लिखना पड़ेगा। पूरा 3 मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसने इसको कर लिया पूरे नंबर फ्री के लेके जाएगा वो। अगला हमारे पास कोलराउस का नियम क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहन, कोलराउस का लॉ क्या होता है, इसके अनुप्रयोग भी एग्जाम में आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार रखना। मैंने इसको पहले भी कराया है, तो कोलराउस का नियम आप मेरे से देख सकते हो, इसको मैंने करा रखा है, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा से कराऊंगा ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। अगला मैं यहां पर बता दिया है, ये दोबारा रिपीट हो चुका है, लेकिन यहां पर एक बार ही आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता है, का नंबर क्वेश्चन, फोर्थ का नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 सेकंड बाद, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया हमारे पास है, उसमें 100 सेकंड के बाद किसी पदार्थ की सांद्रता जो है वो 99% तक विघटित हो जाती है, तो अभिक्रिया में वेग स्थिरांक, बोले तो के की वैल्यू यहां पर निकालने को बोल रही है, के की वैल्यू। आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स मैंने पहले ही बताया, आपको रासायनिक बलगतकी के अंदर प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता ही आता है, और इस बार भी आएगा। अगला हमारे पास ख नंबर क्वेश्चन क्या होंगे, हमारे पास चालकत्व की परिभाषा कैसी होगी, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं, सेल स्थिरांक क्या होता है, हमारे पास सेल कांस्टेंट क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक क्या है। तो ये क्वेश्चंस, आप वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि ये वो क्वेश्चन है जिनको करने पर आप फ्री के नंबर ले पाओगे, बिल्कुल रिपीट होंगे ये क्वेश्चंस और फ्री के नंबर आप यहां से स्कोर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हिमांक अवनमन क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। हिमांक अवनमन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, डेल्टा, हमारे पास डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीबी क्या होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से दोबारा से न्यूमेरिकल आ गया, यहां से केवल और केवल न्यूमेरिकल ही आएगा, ये बात आप लिख के ले सकते हो। तो क्या है, हमारे पास एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, वो हमारे पास 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है, और 80% पूर्ण होने में, देखो हमारे पास 10 मिनट में वो 20% होती है, तो 80% पूरी होने में
में हमें टाइम पूछा गया, हमें यहाँ पर बोला गया है कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम की गणना करनी है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई बहन। ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो डायरेक्ट के डायरेक्ट आपके एग्जाम में फंसेंगे और दिखेंगे क्वेश्चंस। क्या है आपके पास? फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? फ्रक्टोज का संरचना सूत्र क्या है भैया? फ्रक्टोज की संरचना कैसी होती है? ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है? आपकी ग्लूकोज जो है उसकी 3 रासायनिक अभिक्रियाएं भी लिखिए। फ्रक्टोज का संरचना सूत्र और ग्लूकोज की 3 रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। अगला हमारे पास क्या होगा? एमीन क्या होता है भाई? एमीन बोले तो NH2 वाला एमीन क्या होता है, और इसकी प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का परीक्षण लिखिए। टेस्ट कैसे होते हैं? प्राथमिक एमीन कैसे हम टेस्ट करेंगे? सेकेंडरी एमीन को कैसे टेस्ट करेंगे? टर्सरी एमीन, तृतीयक एमीन को कैसे टेस्ट करेंगे? यहां से भी क्वेश्चन आता है। अगला हमारे पास होगा डी ब्लॉक वाले क्वेश्चंस। डी और एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? बोलो जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा वो डी ब्लॉक के तत्व, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एफ में जाएगा तो वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। एग्जाम्पल्स भी याद रखना, और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आएगा ही आएगा। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? उपसह संयोजी जो हमारे पास यौगिक होते हैं उनमें संयोजकता आबंध सिद्धांत, बोले तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पूरी 5 नंबर में आती है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी या आपके पास आएगा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लिख के ले सकते हो इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा? हेलोएरिन्स। हमारे पास हेलोएरिन्स की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? इनकी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से करते हैं तो कैसे रिएक्शंस होती हैं? वुड्स-फिटिक रिएक्शन क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है? या फिर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको अथवा मिलेगा। अथवा में आपके पास क्या ऑप्शन आएगा? क्या आप कैनिजारो अभिक्रिया कर सकते हो, गाटरमैन कोच अभिक्रिया कर सकते हो, या आप एल्डोल संघनन अभिक्रिया कर सकते हो। पूरा 5 नंबर मिलेगा। ये बहुत फेमस रिएक्शन है और ऐसी ही अभिक्रियाएं बार बार रिपीट होती हैं। अगला हमारा खा नंबर क्वेश्चन क्या है? खा नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे? एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन, एसिटिक एसिड से एसिटिल क्लोराइड कैसे बनाओगे? बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे? बेंजिडामाइड से बेंजोइक एसिड कैसे प्राप्त करोगे? ये क्वेश्चन वो है जो मैं आपको बता रहा हूं पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस होते हैं। एनिलीन से हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कैसे बनाएं? मतलब कि हमें यहां पर डाई एजोटीकरण अभिक्रिया लिखनी होगी। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की हम रिएक्शन बेंजीन से कैसे करें? हम बेंजीन से कैसे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाएं? क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएं? नाइट्रोबेंजीन से कैसे बनाएं? अथवा में अगर आपको नहीं आ रहा तो अथवा में आपको ऑप्शन दे रहा हूं। अथवा में क्या है? रीमन टीमन अभिक्रिया कर लो, या आपके पास विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कर लो। रीमन टीमन अभिक्रिया कराई है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कराई है, 4 दिन पहले ही कराई है, नहीं की तो तुरंत जाके उस अभिक्रिया को करो। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन खा नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें क्या लिखा है कि एमीन बनाने की 5 विधियों को लिखिए और 5 नंबर को पक्का कीजिए। 5 विधियां लिख दोगे, 5 नंबर पक्के। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए कि जल गैस से हम मेथनॉल कैसे बनाएं, सुक्रोज से हम किण्वन कैसे करें, एल्कोहल का उपयोग बताइए। तो 5 क्वेश्चन यहां से आपको 5-5 नंबर मिलेंगे अथवा में। जो अथवा में मिले एक को ही करना है, शायद चाहे आप ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो, जो आपको अच्छे से आता है आप वो कर लो। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आपके साथ मॉडल पेपर डिस्कस किया। अगली क्लास में का मैं बहुत जल्दी सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए।